नमस्कार, आपकी बात करने, आपके हक की आवाज उठाने का न्यूज वन इंडिया पर हमारा यह अभियान लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ कंचन जैसवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का एक खास शो कंचन का अभियान। आगे आने वाले समय में कोरोना और कितना खतरनाक साबित होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन अंदाजा इस बात से लगा लीजिए, अब रोजाना 3 लाख मामलों से कोरोना बहुत दूर नहीं है। 2,95,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। और अब की बार कोरोना कैसे आर पार के मूड में है, देश में इस वक्त क्या माहौल है, वेंटिलेटर, आईसीयू, बेड्स और जीवन रक्षक इंजेक्शन की स्थिति क्या है, इन सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले महाराष्ट्र के नासिक से एक भयानक तस्वीर देखिए। देश में एक तरफ ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, दूसरी ओर ऑक्सीजन से ही महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा हादसा हो गया है। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने से बड़ा हादसा हुआ। इस दर्दनाक हादसे में 22 लोगों की मौत भी हो गई है। तस्वीरें देखिए, साथ ही साथ आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, कितनी भयानक तस्वीरें हैं ये। इस हादसे को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने जांच के तो आदेश दे दिए हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख भी जताया है। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है, जिसमें महाराष्ट्र भी है। ऐसे में यह हादसा बहुत ज्यादा दुखदाई है। ऑक्सीजन की किल्लत सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में देखने को मिल रही है। ऑक्सीजन की कमी दूर करने की भरपूर कोशिशें भी हो रही है, लेकिन आम लोगों की माने तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे यह कहा जा सकता है कि मेडिकल सुविधाओं की कमी साफ तौर से देखने को मिल रही है। लोगों को कोरोना के इलाज में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है। देश भर में जो माहौल है, उसे देखकर ही हम कह रहे हैं, अब की बार कोरोना कर रहा है आर पार। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आज कंचन का अभियान में इसी मुद्दे पर होगी अहम चर्चा। क्या कोरोना संक्रमित लोगों को उतनी मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं जितनी उनको मिलनी चाहिए? अस्पताल में बेड्स, ऑक्सीजन की कमी है, जीवन रक्षक इंजेक्शन, दवाइयां पर्याप्त संख्या में है? शायद नहीं है, क्योंकि ऐसा होता तो देश भर के अस्पतालों से परेशान करने वाली खबरें और तस्वीरें हमारे और आपके सामने नहीं आती। मैं ये आपको बता दूं कि सरकार मेडिकल कमियों को पूरा करने की भरपूर कोशिश भी कर रही है, जिसमें ऑक्सीजन सबसे पहले है। बावजूद इसके अभी ये मामला कंट्रोल में नहीं है। गरीब और मध्यम वर्ग कोरोना को लेकर त्रस्त है। आखिरकार बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि अभी भी चूक कहां हो रही है और कब तक स्वास्थ्य सेवाओं के बलबूते स्थिति सामान्य हो पाएगी, क्योंकि कोरोना बेकाबू है और लोग मरते जा रहे हैं। कोरोना से फिर सब बेहाल, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, ऑक्सीजन और बेड्स की लड़ाई, कोरोना से जंग में कम न पड़े दवाई। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर जानलेवा बनकर चल रही है। रोजाना कोरोना के आंकड़े और मौतों की संख्या सरकार और जनता दोनों को डरा रही है। कोरोना ने इस बार और भी भयानक रूप धारण कर लिया है। इन सब के बीच कोरोना से जंग में गरीब और आम वर्ग बेहद परेशान है। अस्पतालों में ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा है। बेड्स, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी कई राज्यों में है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक स्वास्थ्य सेवाएं कभी भी बिगड़ सकती हैं। अधिकतर राज्य केंद्र सरकार से मेडिकल सुविधाओं की मांग कर रही हैं, जिसमें ऑक्सीजन और जीवन रक्षक इंजेक्शन की मांग सबसे ज्यादा है। कोरोना संक्रमित और उनके परिजन सुविधाओं को रोना रो रहे हैं। कई जगहों से हृदय विदारक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इस महामारी में संयम और सूझबूझ से ही जीत मिल पाएगी। सरकार हर कमी को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सराहनीय कदम भी उठाए हैं। यूपी में ऑक्सीजन की नहीं होगी कमी। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश में ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाने के लिए लखनऊ से ट्रेन पर टैंकर बोकारो भेजे गए हैं। यही नहीं, ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, इसके लिए सड़क मार्ग से भी ऑक्सीजन के टैंकर लखनऊ लगातार आ रहे हैं। यूपी में 10 नए ऑक्सीजन प्लांट की घोषणा। यूपी में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सीएम योगी ने 10 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है, जिसे 15 दिनों के अंदर तैयार कर लिया जाएगा। इसके अलावा लखनऊ में तो एसजीपीजीआई ने इतिहास रचते हुए सिर्फ 7 दिनों के अंदर 20,000 लीटर का ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दिया है। हालांकि देश भर में मरीज इतने ज्यादा हो गए हैं, आईसीयू बेड, दवाओं,
रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर को लेकर हाई तौबा मची हुई है। इस बीच प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कोरोना के खिलाफ व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार की वैक्सीन रणनीति नोटबंदी से कम नहीं। आम जन लाइनों में लगेंगे, धन, स्वास्थ्य और जान का नुकसान झेलेंगे और अंत में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों का फायदा होगा। वहीं प्रियंका गांधी ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर क्या कहा, ये भी सुनिए। देश भर से रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं? हॉस्पिटल के बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है। सब जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब अगर हमने ठीक तरह से प्रिपरेशन किया होता, अगर हमने तैयारी की होती, तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हमारे पास कई महीने थे कि हम इसके लिए हम तैयारी कर सकते थे। देश भर में कोरोना की जो रफ्तार है, उसी रफ्तार में सियासत भी हो रही है। फिलहाल कोरोना अब की बार खतरनाक मूड में है और इस बार काबू कैसे पाया जाए, ये सोचना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। कोरोना से फिर हम सब बेहाल होते जा रहे हैं और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। 3 लाख तक केसेस पहुंचने वाले हैं। जो आंकड़े हैं वो हम सबको विचलित कर रहे हैं कि आखिर इस वक्त देश में क्या हो रहा है। ये दूसरी लहर ने हम सबको चपेट में ले लिया है। हर किसी से आज जब हम मिल रहे हैं तो उसे बार बार ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि 2 गज की दूरी बनाए रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, 2 मास्क का इस्तेमाल कीजिए। और इसीलिए कई दिन से प्राइम टाइम में इस मुद्दे को हम बेहद प्रमुखता से उठा रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जुड़ गई हैं, बीजेपी से अनीता अग्रवाल है, समाजवादी पार्टी से निधि यादव, योगा एक्सपर्ट प्रतिष्ठा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, एमसी मिश्रा पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली से भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं रुक करूंगी प्रतिष्ठा जी का। प्रतिष्ठा जी, ब्रीदिंग इस पूरे अगर कोविड टाइम में देखा जाए या पिछले 1 साल का पूरा स्टेटस अगर उठाकर देखा जाए तो योगा ऐसी चीज है जिस पर हर किसी ने एम्फसाइज किया है। अभी देश भर में ऑक्सीजन की कमी चल रही है, कुछ ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो हमें आपको डेली रूटीन में करनी चाहिए? चलिए, उनकी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। अनीता अग्रवाल से मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगी। अनीता जी, हम कितने तैयार हैं? उत्तर प्रदेश में या किसी भी राष्ट्र को उठाकर बात कर ली जाए, राज्य सरकारें कह रही है कि हमने पूरा काम किया है। महाराष्ट्र में आज जो तस्वीर हमने देखी है जाकिर अस्पताल की, जहां पर ऑक्सीजन का लीकेज हुआ है, जिस पर हर किसी ने ट्वीट भी किया है, चाहे प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या देवेंद्र फडणवीस हो या फिर उद्धव ठाकरे क्यों ना हो। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है और एक अस्पताल में इस तरह ऑक्सीजन लीक हो जाता है, 22 लोगों की जानें चली जाती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन की कमी पहले थी, लेकिन इस समय ऑक्सीजन की कमी को काफी दूर किया गया है। और हमने जो अभी तक हमने आपको बताया कि प्रदेश में 75 ऐसी तस्वीर तो नहीं देखने को मिल रही है। नहीं, अभी आप देखिए, हमें मैन्युफैक्चरिंग का भी हमने शुरू करा दिया है, हमने प्लांट्स भी लगवाने शुरू करा दिए हैं, हमारे यहाँ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी शुरू हो गई है। अब डीएम ने पूरी तरीके से अपने हाथ में यहाँ कमान भी संभाली हुई है ऑक्सीजन की। और आज मैं ये नहीं कह रही कि पहले कमी नहीं थी, कमी थी, लेकिन उसको धीरे धीरे कोशिश करके कंप्लीट किया गया है। और उसी में आज हमने सभी 75 जिलों में कम से 80 इकाई हैं जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और जहाँ सारा इसकी ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और आज उनको उपलब्धि कराई जा रही है। ये हम नहीं कह रहे कि परफेक्ट है, लेकिन काफी कोशिश की गई है। प्रियंका गुप्ता जी, कोई कमी नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, कोशिशें जारी है। सबसे बड़ा प्रदेश हमारा है और उसके बावजूद हमने इतना संभाला है, लेकिन जहाँ बहुत कम जनसंख्या के लोग हैं वहाँ की स्थिति को देखिए, इससे ज्यादा गंभीर है। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब थोड़ी ना करेंगे। मैं इसमें राजनीति नहीं अनीता जी, ये कोई तर्क थोड़ी ना हुआ जस्टिफाई करने का। जो प्रदेश में हालात है, जो देश में हालात हैं, मैं ऐसी उम्मीद नहीं रखती हूं कि भारतीय जनता पार्टी से इस तरह के स्टेटमेंट मुझे सामने को मिले कि जहां पर जनसंख्या ज्यादा है इसलिए कोविड के केसेस ज्यादा हो रहे हैं। मुद्दा चर्चा तो इस बात पर होनी चाहिए कि हम इतने तैयार क्यों नहीं है। हमने आपको बताया कि हमने आज समय पूरी मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों ने कर दी है, प्लांट्स लगवा रहे हैं, पूरा एक्सप्रेस कर रहे हैं, पूरी तैयारी करनी, पूरी कोशिश है। ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं की है, वो सिर्फ कोरोना से नहीं लड़ रहा है,
बल्कि वो लड़ रहा है इस समय हो रही कालाबाजारी से, जो मेडिसिन को, इंजेक्शन को, ऑक्सीजन को और जो रेमडेसिवियर है, उन सब चीजों को लेकर जो कालाबाजारी हो रही है इस टाइम उससे लड़ रहा है। दूसरी चीज, महंगाई पर कंट्रोल नहीं है। सरकार को इन सब चीजों पे कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। आज अगर आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं और आप किसी भी हेल्पलाइन नंबर पर फोन करते हैं तो आपको कोई रिस्पांस नहीं मिलता, कॉल वेटिंग होती है, आपसे कहा जाता है कि आपको 22वां नंबर है और उसके बाद फोन कट हो जाता है। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी पैनिक कर देती है। जो आम आदमी जो वाकई में जो अपने आप को रिपेयर कर सकता है वो भी आज पैनिक हो रखा है क्योंकि फैसिलिटीज नहीं है। आप ये पूछिए कि दिन भर में क्या कम से कम, अनीता जी खुद बैठी हुई यहाँ पे, दिन भर में कम से कम नहीं 50 कॉल आते होंगे अनीता जी के पास कि हमें एक बेड दिला दीजिए, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर दिला दीजिए, हमें एक इंजेक्शन जो भी है रेमडेसिवियर का वो दिला दीजिए और हमारा जो टेस्ट हो रहा है वही जो है करवा दीजिए। और दूसरी चीज, इसके साथ में एक ड्रॉबैक सबसे बड़ा जो है वो ये है कि आम आदमी जो अदर मेडिकल प्रॉब्लम से परेशान है उसको भी ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो जब तक आपका कोविड टेस्ट नहीं हो जाता, जब तक आपकी 72 घंटे में रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। नहीं, अनीता जी, ये आज ही के केस बता रही हूँ मैं आपको, ये बहुत पहले का केस नहीं बता रही हूँ अनीता जी। ये वाकई हॉस्पिटल में हो रहा है, लोग इससे ग्रसित हैं, कितनी जानें चली गई हैं। नहीं अनीता जी, अभी भी है ना अनीता जी, अभी भी है। मुख्यमंत्री मना कर दिए कि अब सीधे आप उनका इलाज करेंगे। नहीं, आपके मना करने के बावजूद भी चीजें हो रही हैं। नॉर्मल ट्रीटमेंट है ही नहीं, आपने सारे अस्पतालों को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है और आम आदमी जिसको अदर मेडिकल प्रॉब्लम है वो घरों में ही जान दे रहा है। देश में इतने आंकड़े कोविड को लेकर सामने आ रहे हैं, उस पर सरकार काम करे तो तकलीफ विपक्ष को, सरकार न काम करे तो विपक्ष को तकलीफ होती है। हम इन राजनीति से कभी ऊपर उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे? आप ये बताइए। प्रियंका गांधी ने बोला, प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा हमने सुनाया कि ये सारी व्यवस्थाएं पहले हो जानी चाहिए थी। अरे विपक्ष में रहकर विपक्ष की भी तो कुछ भूमिका बनती है। वैक्सीनेशन को लेकर जो भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी उसको क्यों नहीं रोका गया? क्यों नहीं आपके नेताओं ने वैक्सीन को लेकर प्रमोट किया? अब आज आप कह रहे हैं कि वैक्सीन आप एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हो? पहले तो वैक्सीन को लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, आप लोगों ने डाउट किया। जो सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन बन रही थी, और आज आप ये तर्क दे रहे हैं कि हम वैक्सीन क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रही हैं, क्योंकि हमने कभी भी वैक्सीन को लेकर कोई डाउट नहीं क्रिएट किया। जनता के अंदर डाउट होते हैं और ये आज से नहीं, बहुत पहले से हो गए। जब पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती थी तब भी लोगों के अंदर डाउट्स होते थे। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए अगर आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लीजिए, जब वैक्सीन के बारे में ये भी थर्ड टेस्ट भी नहीं हुआ था, तब भी जो है वहां के मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन करवाया था। तो हमारे इनसे वैक्सीन को लेकर कभी कोई डाउट नहीं रहे। लेकिन अगर जनता के अंदर कोई भी संशय था तो उसको प्रधानमंत्री जी को लगवा कर अपना संशय जनता के सामने अपनी बात रखनी थी और दूर कर देना था। वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने तो लगवा लिया है, आप बाद में लगवाया। देखिए, कोई बात नहीं, ठीक है। चाहिए था। प्रियंका गुप्ता जी, आपसे चर्चा करेंगे। प्रतिष्ठा जी, ब्रीदिंग को लेकर कई सारे कंसर्न्स हैं और मैं चाहती हूं कि इस वक्त आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं, देश भर में ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कुछ ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हम आम तौर पर डेली रूटीन में कर सकते हैं, और एक मेंटल एक्सर्शन देखने को मिल रहा है। एक पैनिक का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। किसी को कोई भी सिम्टम हो या फिर एसिम्प्टोमेटिक क्यों ना हो, दिमाग में सिर्फ कोविड का ही ख्याल आता है। तो मेंटल हैप्पीनेस के लिए इस वक्त क्या किया जाए? तो पूर्ण बात आपने कही और हम पलट करके उसी बात पर आएंगे कि मेंटल एंजाइटी, मेंटल स्ट्रेस। आप ये देखिए कि जरा सा स्ट्रेस होता है तो हमारी सांस फूलने लग जाती है और एनीवे हमारी जो ब्रीदिंग है वो स्लो डाउन हो जाती है। हमने हाल ही में शोध किया जहां एक पेशेंट का 91 लेवल ऑक्सीजन गया, हमने ऑक्सीमीटर से चेक किया और उन्हें 4 यौगिक क्रियाएं कराई और जब दोबारा चेक किया गया तो इट वेंट टू 99। तो पहली चीज तो पैनिक नहीं करें। 4 बहुत सुगम सी क्रियाएं जो हम कई दिनों से दिखा रहे हैं और बहुत लोगों को उससे लाभ हुआ है, के माध्यम से भी दिखाना चाहेंगे ताकि ये जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। तो आप कमर को सीधा करते हुए बैठेंगे और इन 4 क्रियाओं को इस ही प्रोटोकॉल में करना है। सीधा बैठेंगे और आंख को बंद करके पूरा गहरा सांस लेना, कंप्लीट एक्सपेंशन ऑफ योर चेस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस स्थिति में बैठना,
पूरा सांस भर के फिर मुंह का पाइप बना के उससे सांस को छोड़ना है। पहला काम तो ये आपको करना है, मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम 13 बार। दूसरे स्टेप में हम पेट के बल लेट जाते हैं। देखिए, जो पेट के बल लेटने की पोजीशन है, ये अपने आप में हमारे ऑक्सीजन लेवल्स को बढ़ा देती है। और इसमें हम अपना बायां हाथ बिल्कुल सीधा कर देते हैं, गर्दन को दाईं ओर ले आते हैं, दाएं हाथ को 90 डिग्री के एंगल पर टिकाते हैं और दाएं पैर को भी 90 डिग्री के एंगल पर ले आते हैं। इस स्थिति में, इसको हम बाल आसन कहते हैं, इस स्थिति में पूरा गहरा सांस लेना, सांस छोड़ देना। 4 से 5 बार गहरा सांस लेंगे। तीसरे स्टेप यहीं से हम अपनी हथेलियों को जमीन पर टिकाएंगे, कंधों के नीचे, सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा, फुल एक्सपेंशन ऑफ योर चेस्ट, यानी आपके चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन, पूरा सांस अंदर भरा हुआ है। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। और 2 बार इसे करने के बाद ये अंतिम स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम अपने हाथों का ही तकिया बना लेते हैं, अपने सर को इस पर टिका देते हैं, पैरों को खोल देते हैं, पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, चेस्ट को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं और इस स्थिति में लेट करके आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। और जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे इस स्थिति में, तो आप देखेंगे कि आपके ऑक्सीजन लेवल स्वतः ये 4 स्टेप्स के बाद इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। बस ये ध्यान रखें कि इन क्रियाओं को भी आप बहुत आराम से करेंगे, हड़बड़ी में करना, जल्दबाजी में करना, ये हम रिकमेंड नहीं करते हैं। ठीक है, तो नियमित रूप से ब्रीदिंग के प्राणायाम लिए करें। ये जो इम्पोर्टेंट चीजें आपने बताई हैं प्रतिष्ठा जी, ये बहुत जरूरी है और मैं उम्मीद करती हूँ जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इसे देख रहे होंगे, क्योंकि मेंटल एंजाइटी को लेकर कई सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे पास बार बार आते रहते हैं। और ये जो कोविड का काल देखने को मिल रहा है, दूसरी वेव, इसमें मेंटली लोग ज्यादा सिक नजर आ रहे हैं। अनीता जी, मेरा सवाल, ठीक है अनीता जी, मेरा सवाल आपसे है, प्रदेश भर की बात की जाए, देश भर को भी मैं इसमें तो जोड़ती हूँ, जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर से जो तस्वीर देखने को मिल रही है, सहारनपुर में जो तस्वीर देखने को मिली, गाजियाबाद में जो तस्वीर देखने को मिली, दिल्ली में तो खैर हॉस्पिटल्स के बाहर सर्कुलर लगा दिए गए हैं कि हमारे पास बेड्स नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, आप पेशेंट्स को 20 मिनट के अंदर अंदर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर लीजिए, इतने में पेशेंट अपना दम तोड़ देता है। ऐसी ही कुछ खबरें दूसरे राज्यों से भी देखने को मिल रही है। हम इतने तैयार क्यों नहीं हैं? आने वाले समय में सरकार की फास्ट फॉरवर्ड प्लान क्या है? देखिए कंचन जी, आप जहाँ तक है जो हॉस्पिटल में लगा दिए गए हैं वो उसका मैंने, लेकिन आज हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैंने जो आपको आंकड़ा बता रही हूँ, आज सारे जिलों में मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने ऑक्सीजन के लिए प्लांट तैयार कर लिए और हमने प्लांट भी लगवा रहे हैं। और सबसे बाद अब ऑक्सीजन 15 महीने हो गए हैं कोरोना को। प्रियंका जी, 15 महीनों में आपने क्या तैयारी की है? ये ऐसी बात आज पहले सबसे प्लांट लगाने की जो बात है ना, और वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी अनीता जी, हमारा देश 7,500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जनरेट करता है और निर्यात भी करता है, और निर्यात उसने इस साल ज्यादा किया है। प्रियंका जी सुन लीजिए, यूपी में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए योगी ने 10 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने की घोषणा की और ये भी बताया गया है कि 15 दिन में तैयार हो जाएंगे। आप कुछ महाराष्ट्र के बारे में बता दीजिए ना प्रियंका जी, जो तस्वीरें महाराष्ट्र से देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में आप खुद ही देखिए किस तरह से महाराष्ट्र हो, मैं कह रही हूँ सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, अदर स्टेट में भी जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सरकार से डिमांड की जा रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे डिमांड की जा रही है। अरे तो स्टेट गवर्नमेंट का भी तो कुछ रोल बनता है। अचानक से धारा 144 लगा देना, प्लान करने को मजदूर जो है वो मजबूर हो रहे हैं। सरकार की क्या तैयारी रही है? आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा ये हर दिन। यहाँ पर जब भी बीजेपी कांग्रेस रहते हैं वो एक दूसरे पर राजनीतिक टिप्पणियां करते हैं, लेकिन इस वक्त टिप्पणी करने का नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगी तो मैं आपसे महाराष्ट्र को लेकर सवाल पूछूंगी और आप उसका जवाब दीजिए। हर चीज का ठिकरा केंद्र सरकार पर नहीं फोड़ा जा सकता है। केंद्र सरकार ने तो कह दिया कि राज्य सरकार पर निर्भर करता है, आप लॉकडाउन लगाइए कि नहीं लगाइए, लेकिन हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं लॉकडाउन? नहीं,
केंद्र सरकार जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, क्या उस तरह से 75 कोरोना से लड़ रही है? इकाइयों में और आज रोजाना नहीं, 935 पिछले साल 24 मार्च उत्पादन शुरू कर दिया गया है। अरे चुनाव तो 2020 आपकी पार्टी की भी बात लड़ कर रही रही है, हूँ। सिर्फ केंद्र सरकार थोड़ी हमारी लड़ पार्टी रही में है। तो राहुल गांधी जी ने साफ कह आपकी दिया कि वो पार्टी कोई भी तो रैली चुनाव नहीं लड़ रही है। करने जा राहुल रहे। गांधी ने तो अभी तो 2-3 दिन क्या पहले बोला कि उसके बंगाल में बाद भी- चुनावी रैलियां नहीं करेंगे। अप्रैल तो के स्टार्टिंग से बोला ना, कोविड के केसेस बढ़ते जा लेकिन रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी चुनाव का क्या फर्ज सिर्फ नहीं भारतीय बनता जनता है पार्टी कि लड़ जिस रही है देश की कि जनता लेफ्ट, की जान कांग्रेस, जोखिम ये में सब नहीं डालकर लड़ रही है। वो इलेक्शन लड़े नहीं, उनको ये देश की जनता की जो जान है वो जोखिम में डालकर आज रैलियां की जा रही हैं, जबकि पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। क्या ये सही लगता है? और आप ये बताइए कि जब प्रियंका देश जी, में आपके पिछले नेताओं ने साल भी मुख्यमंत्री रैलियां की योगी है। आदित्यनाथ मत नहीं, बोलिए, हमारे नेताओं ऐसी ने इस भी तरह की रैलियां बातें तो करी मत हैं। कीजिए कम से कम। नहीं, राहुल आज गांधी ने भी का रैलियां की सिनेरियो है, में क्या करेंगे? असम में की है, केरल में की है, घूम घूम के हर जगह की है। कुछ दिन पहले आज तो बंगाल नहीं में कर गए थे, रहे हैं रैली ना। कर रहे थे। आज की केंद्र स्थिति में तो सरकार नहीं पर कर आरोप रहे लग रहे थे। क्या कोविड के केंद्र केसेस तो सरकार तभी इतने केंद्र ज्यादा सरकार थे। आज भी रुकी हुई है। केंद्र सरकार तो आज भी नहीं मान रही है, क्योंकि उनके हिसाब से कोविड कोई सीरियस होने वाली बात ही नहीं है। उनके लिए सिर्फ इलेक्शन ही एक सीरियस लेने वाली चीज है। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आप देखिए कि प्रियंका लास्ट जी, ईयर की बात प्रियंका करूँ जी, अगर सुन लीजिए। 24 मार्च की, तो सुन लीजिए हमारी बात को। सिर्फ हम आपको जवाब देना चाह रहे हैं, 519 सुन केसेस थे लीजिए। जब उत्तर पूरे प्रदेश देश में के लिए। संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था। और जब देश में जो है प्रवासी मजदूर पलायन कर रहा था, सड़कों पर जो है किलोमीटरों, हजारों किलोमीटरों पैदल चल रहा था, तब क्या इनका डिसीजन ये सही था? और अगर तब सही था तो आज क्यों नहीं सही है? और अगर आज नहीं सही है तो क्या अपने प्रियंका जी, पिछले साल ठीक के है, डिसीजन के लिए क्या जनता से माफी मांगेंगे? इतनी राजनीति ऐसे मुद्दे पर और आप ये बताइए, शोभा नहीं आपने देती है 15 प्रियंका जी, महीनों में अनीता कौन जी। सी टास्क फोर्स बनाई आपने? प्लीज, कौन सा प्रतिष्ठा जी, बनाया? प्रतिष्ठा जी, जी। ये आपकी यू आर द नीड ऑफ द आवर राइट नाउ। जी जी एंग्जाइटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मेंटल कंसर्न भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जिस तरह आपने करके दिखाई है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न रहा है। लेकिन इम्यूनिटी को लेकर मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि खान पान में तो लोगों ने कोविड के बाद काफी बदलाव किया है और उस चीज का लोगों को एहसास भी हुआ है कि किस तरह अपनी डाइट बदलने से आपका इम्यून स्ट्रांग होता है। लेकिन वो कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को और भी सशक्त बना सकती हैं? कंचन जी, यहाँ बहुत बहुत आवश्यक चीज ये है कि ये तो विज्ञान कहता है कि आपने भी कभी अनुभव किया होगा कि जहाँ थोड़ी सी भी एसिडिटी हो जाती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, जी घबरा रहा है, हमें सांस नहीं आ रही है ढंग से। तो इस समय में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने आहार में हम उन चीजों का सेवन करें जो एसिडिक ना हो, जिनमें जो हमें हमारे शरीर में गैस ना बढ़ाए, यानी जितना हो सके सात्विक आहार में मन से पॉजिटिव रहे। जितनी भी चेस्ट एक्सपेंशन की एक्सरसाइजेज हैं उनका सभी लोग पालन करें। वो पेशेंट्स जो आइसोलेशन में है, वो पेशेंट्स भी और कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ जो हमने प्रणव उच्चारण बताया है उसका जाप करें और अपने बेड के आसपास ही थोड़ी देर माइल्ड वॉकिंग कर लें, क्योंकि जब हम माइल्ड वॉक करते हैं तो हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। इसके साथ साथ जो प्रोन यानी पेट के बल लेटने की क्रियाएं हैं उनका अभ्यास करें, प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें। और मुझे इस वक्त निकलना है, 8:30 बजे तक आपसे जुड़े थे, आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि ये एक ऐसी परिस्थिति है। पिछले दिनों हम मॉरिशस में थे, वहां पर कंप्लीट लॉकडाउन था, छोटा सा देश है, लेकिन 2 महीने के अंदर सब ठीक हो गया, लेकिन 2 महीने के अंदर दोबारा से कोविड की दूसरी लहर आई। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप हम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारा देश उन देशों में से है जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन उपलब्ध कराई हैं। तो ये कहना कि और हम हमें इस पे तैयार गर्व नहीं भी थे, होना चाहिए। ये गलत है। प्रतिष्ठा जी, एक आखिरी सवाल लेना चाहती हूँ आपसे कि डाइट में ऐसी क्या क्या चीजें शामिल करनी चाहिए हमें जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे, मेंटल पीस पर हमें रखे, या डेली रूटीन में वो किन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए हमें खान पान में जिससे हम कई सारी नेगेटिव चीजों से बच सके? बहुत सुंदर प्रश्न है। सबसे पहली चीज, सभी लोग, चाहे वो प्रिवेंशन के रूप में, चाहे वो आफ्टर रिकवरी या इवन ड्यूरिंग देयर आइसोलेशन, ये बहुत जरूरी है कि आप उन फ्रूट्स का सेवन करें जिनमें विटामिन सी सबसे ज्यादा है। अपनी डाइट में सेमी लिक्विड्स को ऐड कीजिए, पानी खूब पीजिए। ध्यान रखिए, यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो भी कुछ इस ब्रह्मांड में है सब इस पिंड में भी है। और हम सब, हमारा शरीर 5 एलिमेंट्स से बना है, इसलिए जल के माध्यम से यानी पानी खूब पिएंगे, घर से बाहर नहीं जा सकते लेकिन अपनी खिड़की में बैठ करके धूप का सेवन जरूर करेंगे।
प्राणायाम के माध्यम से ऑक्सीजन का सेवन करेंगे, अपने आप को शुद्ध रखेंगे और डाइट में गिलोय, तुलसी और अदरक, इन 3 चीजों को कूट करके काढ़ा बनाएंगे। पर अति सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं करनी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। इनको काढ़ा बना लीजिए, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर और थोड़ा सा इसके अंदर नींबू का रस मिला लीजिए, जिससे आपकी विटामिन सी की कमी भी दूर होगी। और एक 4 स्टेप का प्रोटोकॉल, हम इवनिंग प्रोटोकॉल सभी को बता रहे हैं, आप सब उसका पालन करें। पहला स्टेप, ये 4 क्रियाएं जो आपके चैनल के माध्यम से बताई गई उनको करें। दूसरा स्टेप में हम गर्म पानी लेंगे, उसमें नमक मिलाएंगे और गार्गल करेंगे। तीसरे स्टेप में हम स्टीम लेंगे, लेकिन अगेन जैसा कहा कि बहुत अधिक मात्रा में नहीं करना, माइल्ड स्टीम लेंगे अजवाइन के पानी से। और चौथे स्टेप में हम कमर के बल लेटेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल में 2-2 बूंद गाय का शुद्ध देसी घी जो आप भोजन खाने के लिए प्रयोग करते हैं उसको डालेंगे, ताकि हमें ऑक्सीजन की कमी तो पूरी करनी है, बट जो ट्रैक है हमारा ऑक्सीजन अंदर जाने का वो भी हमें क्लियर रखना है। ये 4 स्टेप्स करें, आहार का ध्यान दें और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि इस समय में नेगेटिविटी से जितना हो सकता है बचे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और ये समझें कि वो दिन न रहेंगे तो ये दिन भी न रहेंगे। यही हमारी महान संस्कृति हमें सिखाती है। शुक्रिया प्रतिष्ठा जी जानकारी के लिए। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को काफी इंसाइटफुल लगा होगा। ये इन्फॉर्मेशन देनी भी इसलिए जरूरी थी क्योंकि आसपास जब भी आप लोगों से मिलते हैं तो एक नेगेटिविटी साफ तौर पर कोविड के टाइम पर देखने को मिल रही है। तो घरेलू चीजों से किस तरह आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं समझाने की कोशिश की गई। प्रतिष्ठा, कोरोना के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और अब आंकड़ा 3 लाख को छूने वाला है। वो दिन दूर नहीं जब इसमें और कई लाख जुड़ जाएं। इसीलिए बार बार हम आपसे ये अपील कर रहे हैं, न्यूज़ 1 इंडिया बार बार लगातार ये आपसे अपील कर रहा है कि मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए। अगर जरूरत नहीं है तो कृपया बाहर मत निकलिए, क्योंकि जान है तो जहान है। कोविड पर कई दिनों से हमारी चर्चा हो रही है और क्योंकि ये मुद्दा बड़ा होता जा रहा है, जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है उसी रफ्तार से इस पर होने वाली सियासत भी बढ़ रही है और इसी को हमें समझने की जरूरत है कि ऐसा ये वो वक्त है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक साथ चलना चाहिए और फाइट अगेंस्ट कोविड, जिसका जिक्र मैं बार बार करती हूं, उसके लिए हम सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। डॉक्टर MC मिश्रा, फॉर्मर डायरेक्टर एम्स दिल्ली के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं उनका रुख करूंगी। डॉक्टर MC, जिस तरह से आज हालात हमें पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं, कुछ चीजें यहां पर हमें क्लियर कीजिए। कई जगह से खबरें आती है कि रेमडेसिविर की कमी देखने को मिल रही है। क्या रेमडेसिविर हर कोविड पेशेंट के लिए जरूरी है या फिर जिनका केस बहुत क्रिटिकल हो और जो अंतिम सांसें गिर रहे हो, रेमडेसिविर उनको दी जाती है? ये बहुत आपका अच्छा प्रश्न है, मैं इसमें जरूर बोलना चाहूंगा। और लोगों की जो भ्रांतियां हैं रेमडेसिविर के बारे में, वो उनमें मैं कुछ क्लैरिटी देना चाहूंगा कि रेमडेसिविर की जो कोविड ट्रीटमेंट में है वो हाइप है, बहुत ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के लोगों ने प्रस्तुत किया है। इतना इसका फायदा है नहीं रोगियों में, क्योंकि ये WHO का ट्रायल हुआ था 2020 में, जिसके रिजल्ट्स आए थे नवंबर 2020 में, बहुत देर नहीं हुई है अभी उनको आए हुए। और WHO ने अपनी रिकमेंडेशन में रेमडेसिविर को कोविड रोगियों में इस्तेमाल पे रोक लगाई थी और उन्होंने कहा था वो इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि रेमडेसिविर कोविड-19 से ग्रसित मरीजों में कुछ फायदा पहुंचाती है। और वो उन्होंने इस बेसिस पे कहा था कि जो ट्रायल करवाया था WHO ने हर रोगियों पे, में से आधे रोगियों को रेमडेसिविर दी गई थी, उन्हों को नहीं दी गई थी। और जब उनमें मृत्यु दर देखी गई, जब उनमें ये देखा गया कितने रोगी वेंटिलेटर पे गए जिनको रेमडेसिविर मिली, कितने गए जिनको नहीं मिली, और कई सारे फैक्टर थे, लेकिन डेथ एक एंड पॉइंट माना गया था। तो दोनों ग्रुप्स में कोई विशेष अंतर नहीं पाया गया। इससे ये सिद्ध हुआ कि रेमडेसिविर का कोविड के इलाज में कोई बहुत उपयोगी नहीं है। और उसको उन्होंने कहा कि अगर हो हल्ला क्यों मचा हुआ है रेमडेसिविर को लेकर कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उसकी शॉर्टेज है। पेशेंट्स देखिए, ब्लैक मार्केटिंग किस लेवल पर हो रही है, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक्शन भी ले रही है। लेकिन इसका इतना हो हल्ला क्यों मचा हुआ है इस वक्त? ये जो भ्रम है इस इंजेक्शन को लेकर, वो किस तरह दूर किया जाएगा? मैं चाहती हूँ ये आप हमारे ऑडियंस को क्लियर करें। अब आपके माध्यम से ही हम इसको इसीलिए क्लियर कर रहे हैं
कि ये भ्रांति डॉक्टर्स को भी है कि रेमडेसिविर का कितना उपयोग है। अगर वो ट्रायल की रिपोर्ट पूरी पढ़ लें और पेशेंट को भी उसके बारे में अवगत करा दें तो पेशेंट स्वयं ही मना कर देगा कि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि वो उम्मीद इतनी बंधा दी जाती है रोगी को कि आप रेमडेसिविर नहीं लगेगा तो जैसे पेशेंट ठीक नहीं होगा, जो बिल्कुल गलत धारणा है, भ्रांति है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल मेडिकेशन है जो वायरस के अगेंस्ट काम करती है। इसको बनाया गया था एबोला वायरस से लड़ाई करने के लिए। कोविड में इन्होंने, जिलियाड कंपनी है, इन्होंने फिर ये कहा कि शायद कोविड में भी कामयाब होगी और वो ट्रायल किया गया, लेकिन उस ट्रायल के जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। उसमें रेमडेसिविर उतनी उपयोगी साबित नहीं हुई जितनी उम्मीद थी। इसलिए मैं सबसे आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा, आपका रोगी, आपका पेशेंट, उसका जो जीवन मृत्यु इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि रेमडेसिविर मिली कि नहीं मिली, वो इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या रोगी के फेफड़ों में कितना संक्रमण गया है, कितना निमोनिया है। अगर वो निमोनिया 25 पॉइंट का निमोनिया है और 25 पॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो घातक है। अगर 25 में से 4 है, 8 है, 12 है, 14 है तो ऑक्सीजन लेवल भी कम नहीं होता है और रोगी ज्यादातर ठीक हो रहे हैं। खाली कुछ लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये लोगों में भ्रांति को दूर करना आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि लोग रेमडेसिविर को ये बिल्कुल ना समझें कि यदि रेमडेसिविर नहीं मिली तो उनका रोगी नहीं बचेगा। ऐसी कोई बात नहीं है रेमडेसिविर में। और ये कोई ब्लैक मार्केट से ना खरीदें, क्योंकि उसमें देखिए नुकसान 2 हैं। ब्लैक मार्केट से खरीदेंगे, जरूरी नहीं है कि आपको नकली रेमडेसिविर नहीं मिल जाएगी, स्पूरियस दवाई नहीं मिल जाएगी। तो मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि रेमडेसिविर के चक्कर में लोग न पड़ें। और मैं डॉक्टर से भी ये अनुरोध करूंगा कि वो रेमडेसिविर को इस तरह से प्रस्तुत न करें कि यदि रेमडेसिविर नहीं मिलेगी तो रोगी ठीक नहीं होगा। ज्यादातर रोगी, वायरल इलनेस ज्यादातर सेल्फ लिमिटिंग होती है, अपने आप ठीक हो जाती है। केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो जिसको ऑक्सीजन की सपोर्ट चाहिए उसको ऑक्सीजन दें, जिसको बुखार नीचे लाना है उसको पैरासिटामोल दें। और इसके अलावा वायरल फीवर का कोई इलाज नहीं होता है। तो ये लोगों को कहना चाहूंगा मैं, और आपके माध्यम से अगर कुछ लोगों तक ये पहुंच जाए तो हो सकता है वो रेमडेसिविर के चक्कर में न पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने डॉक्टर मिश्रा यहाँ पर क्लियर किया। आई एम श्योर जितने भी हमारे व्यूअर्स होंगे उनको एक बात तो क्लियर हो जाएगी कि जो हो हल्ला इस वक्त मचा हुआ है रेमडेसिविर को लेकर वो नहीं मचना चाहिए। डॉक्टर मिश्रा, देश भर में जो भी राज्य है वहां पर देखिए, दिल्ली की अगर आज उठाकर बात कर ली जाए, हॉस्पिटल्स के बाद ये सर्कुलर लगना कि बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, रातों रात कई हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन पहुंचाए जा रहे हैं। हमारे पास भी कई इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि बेड्स की अवेलेबिलिटी कहां पर हो, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कहां पर हो। इन सब कमियों को कैसे पूरा किया जाएगा? और वैक्सीनेशन को लेकर भी जो सवाल उठाया जा रहा है कि अब तक सिर्फ 9% लोगों को ही वैक्सीन लगा है, ये जो इसमें फ्रीक्वेंसी है वो कैसे उसको बढ़ाया जाए? देखिए, ऑक्सीजन दवाई के रूप में इस पेंडेमिक में काम आई है। ऑक्सीजन का इस पेंडेमिक में पहली वेव में भी बहुत उपयोग रहा और इस वेव में भी काफी उपयोग है, क्योंकि बहुत लोगों को जो अस्पताल में आ रहे हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से आते हैं और उनका आउटकम इस पर निर्भर करता है कि उनका, जैसे मैंने पहले बताया कि निमोनिया की वजह से कितना लंग उनका खराब हुआ है। अब रहा बेड का सवाल, तो देखिए एक सीमा होती है किसी भी सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमारे पास साधन है वो असीमित नहीं हो सकते बढ़ाने के बाद भी, उनकी कुछ सीमा होती है और ये सीमा सब हॉस्पिटल्स की पूरी हो गई है। लगभग सभी हॉस्पिटल्स कोविड में परिवर्तित हो गए हैं सब, और सरकार का भी निर्देश है, राज्य सरकारों का भी यही निर्देश है और सारे निजी अस्पताल, सारे सरकारी अस्पताल कोविड हॉस्पिटल्स में परिवर्तित हो गए हैं। सब हाउसफुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं, जो अस्पताल के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि आपका जो बेस्ट फंक्शनिंग होती है अस्पताल की वो 80% ऑक्यूपेंसी पर होती है, एफिशिएंसी। अगर 100% ऑक्यूपेंसी होती है तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी कम हो जाती है, क्योंकि एक तो ह्यूमन रिसोर्स की समस्या होती है,
अब सफाई की समस्या होती है, रिसोर्सेज की और समस्या होती है, दवाई की समस्या होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो हम 150 मरीजों का इंतजाम के लिए रखते थे पहले, आज उसमें 1000 मरीजों का इलाज हो रहा है, या ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है एकदम से बढ़ गई है। तो उसमें ऑक्सीजन लेवल्स हर अस्पताल में टैंक भरने से पहले क्रिटिकल लेवल पे पहुंच जाते हैं, जो पहले नहीं होता था। तो इसमें सरकार बहुत अच्छे से इसको कर रही है। मैं यूपी का बता सकता हूं कि वो जो जिला प्रशासन है वो इसमें पूरी तौर से अस्पतालों को कोऑपरेट करके ऑक्सीजन की भरपाई कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन अभी फिलहाल रोक दी गई है। तो दूसरा, हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जिनको केवल थोड़ी सी ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो लोग अपने घर पे ही ऑक्सीजन का प्रबंध कर लें। ऑक्सीजन कंसंट्रेट मिलते हैं किराए पे, वो लेके ऑक्सीजन घर में लेके बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं। कुछ हमने ये भी बताया है कि पेट के बल लेट के लंबी लंबी सांस लेने से कम जिनको ऑक्सीजन फॉल हुआ है उनकी वैसे ही ठीक हो जाती है, क्योंकि हमारे नेचर में इतनी ऑक्सीजन मौजूद है कि अगर थोड़ा एफर्ट करेंगे, और जो लोग योगा वगैरह करते रहे हैं, अनुलोम विलोम करते रहे हैं, कपाल भारती करते रहे हैं, उनको बहुत मदद मिलेगी इस समय लंग प्रोटेक्ट करने में। और हम सब यही उनको एनकरेज करेंगे कि ये लोग अपना इस तरह से ऑक्सीजन लेवल ठीक करें। इसके अलावा वैक्सीन का जहां तक आपने प्रश्न किया, तो वैक्सीन अभी हम बढ़ा भी देंगे, 1 मई से सभी ग्रुप्स में लगने लगेगी। लेकिन वैक्सीन का जो प्रभाव है वो इस संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए नहीं है। वैक्सीन का जो असर आएगा, अगर 1 मई को कोई टीका 1 लगवाता है, 15 जून को टीका 2 लगवाता है, उसके 15 दिन बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है, तो जून के आखिर जुलाई अगस्त तक बनेगी। तो हम अभी हमारे पास जो वैक्सीन की डोजेज हैं वो सीमित हैं, उनको बढ़ाने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने मीटिंग करके सभी मैन्युफैक्चरर्स को से कहा है। 6 करोड़ वैक्सीन को ये सीरम इंस्टीट्यूट बनाते हैं, 1 करोड़ भारत बायोटेक हैदराबाद वाले बनाते हैं। अभी स्पुतनिक आ जाएगी, उनकी भी कोई क्षमता जरूर होगी। और अगर अभी जायडस कैडिला की भी मई जून में अगर आती है तो उनकी भी कुछ ना कुछ क्षमता होगी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगस्त सितंबर तक हमारे पास लगभग 10 करोड़ डोज महीने की अगर हो जाएंगी, तो उसी हिसाब से हमारा टीकाकरण अभियान भी तेज होगा। और इस साल के अंत तक हम एक साइजेबल पॉपुलेशन जो 70% है और 80% तक हम पहुंच सकते हैं टीकाकरण मतलब साल अभियान भर में। का वक्त डॉक्टर मिश्रा लग जाएगा। एक और चीज बताइए, कई ऐसी स्टडीज आई हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि अभी तो 3 लाख तक आंकड़े पहुंचे हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर ब्रेक द चेन का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो किया जाएगा तो और कई लाख आंकड़े बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आज 3 लाख तो लगभग हो ही गए, कल आपको पता लग जाएगा 3 लाख से ऊपर हम पहुंच गए हैं। और ये आंकड़े अगर लोग, अब तो ऐसा लग रहा है, आज जैसे मैं हॉस्पिटल गया था तो सड़क पे भीड़ नहीं थी, और थोड़े लॉकडाउन सीमित लॉकडाउन लग रहे हैं, महाराष्ट्र में भी लगे हैं, यूपी में भी लग रहे हैं, दिल्ली में भी लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस लॉकडाउन से जरूर श्रृंखला तोड़ने में मदद मिलेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 10 दिनों में संक्रमण नीचे की रफ्तार पकड़ेगा, और जिस तेजी से ऊपर गया है उसी तेजी से नीचे भी आएगा, अगर लोगों का सहयोग रहा। बिना लोगों के सहयोग के ये संभव नहीं है। लोगों का सहयोग होगा तो बहुत जल्दी नीचे आएगा। और हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि जो सबसे अच्छी वैक्सीन अभी हमारे पास है वो ये है। और मैं 2 मास्क दिखा रहा हूं क्योंकि मैं 2 लगाता हूं, और सबको 2 मास्क लगाने चाहिए। अभी फिलहाल आप इसी से बच सकते हैं, क्योंकि भारत में बहुत बार डिस्टेंसिंग, जिसको हम कहते हैं दूरी बना के रखना, संभव नहीं होता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जैसे आप मेट्रो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो दूरी बना के रखना संभव नहीं है। मार्केट में भी दूरी बनाना बहुत संभव नहीं है, या फिर और कहीं पे भी आप गए हैं, काम के लिए गए हैं, वहां पे भी दूरी कई बार संभव नहीं होती है। तो उसमें ये मास्क आपको संक्रमण देने से और संक्रमण होने से बचा सकता है। और अगर दोनों व्यक्ति मास्क लगाए हुए हैं और दूरी नहीं भी है, तो भी 95-96% तक आपका बचाव हो सकता है। तो मैं समझता हूं कि वेंटिलेटर पे जाने से, आईसीयू में भर्ती होने से, अस्पताल में भर्ती होने से बेहतर है कि हम ये बचाव करें, अपने को भी बचाएं
और दूसरों को भी बचाएं। डॉक्टर मिश्रा, एक और चीज मैं समझना चाहूंगी, कई सारे ऐसे लोग इस वक्त हमारे देश में हैं जो होम आइसोलेशन में हैं। हॉस्पिटल्स की तस्वीर तो हम सब देख रहे हैं, इतनी तादाद में वो भरे हुए हैं कि बाहर से लाशें निकल कर जा रही है वहां पर। अगर होम आइसोलेशन के लोग भी हॉस्पिटल जाएंगे या पहुंचेंगे तो हॉस्पिटल के लिए और उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, ऐसे में जो लोग क्वारंटीन में है या होम आइसोलेशन में है, उनको क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? उनको देखिए, जो भी उनके चिकित्सक ने उनको दवाई लिखी है वो दवाई का सेवन करें, पानी खूब पिए, अपना स्टीम इनहेलेशन करें, भोजन अपना ठीक रखें, ताजे फल खाएं, सब्जियां खाएं और अपना मनोबल पूरा रखें कि, और फिर जैसे मैंने बताया कि जो अनुलोम विलोम और जो लंबी सांस लेके हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं, पेट के बल लेट के लंबी सांस लेके आप अपना ऑक्सीजनेशन बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये स्थिति इस तरह की सभी देशों में आई है लगभग। पिछले वर्ष हमने जो विकसित देश है उनमें भी ये देखा था कि लोगों को आईसीयू में बेड नहीं मिल पा रहा था लोग, और उन्होंने ट्राइजिंग शुरू की, उनकी छटनी शुरू करते थे कि जो रोगी ऐसा लगता था बचेगा उसी को आईसीयू में लेते थे, जो नहीं बचने की उम्मीद होती थी उसको नहीं लेते थे। तो ये भारत में भी ये करना पड़ेगा। ये एक कठिन निर्णय होता है बट ये करना पड़ता है। उसमें सैल्वेजेबिलिटी जिसको कहते हैं कि कौन बच सकता है। अगर किसी के लंग का स्कोर 25/25 है तो फिर उसके बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। किसी का 4/25 है, 15/25 है, उनका वो बच सकते हैं। तो आप उसी प्रकार से उम्र का भी फिर देखते हैं, आप कितना आपका उम्र है, उससे भी काफी होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा उम्र होती है उतने ही ठीक होने की संभावना निमोनिया से कम हो जाती है। आम निमोनिया में भी सर्दियों में जैसे आपने सुना होगा कि मृत्यु दर बढ़ जाती है बुजुर्ग में। ये हमने ठंडे मुल्कों से ये डेटा आता है और हमारे यहाँ भी ये देखा गया है कि जो बुजुर्ग होते हैं उनमें निमोनिया से लड़ने की ताकत कम होती है वनस्पति युवक युवतियों से। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और जो एंटीवायरल मेडिकेशन अभी ऐसी कोई नहीं है जो बिल्कुल कोविड पे काम करती हो, चाहे वो फेविपिरावीर हो चाहे वो रेमडेसिविर हो। और इसलिए मैं यही कहूंगा, इलाज आप जो भी डॉक्टर बताएं वो करें। अगर रेमडेसिविर नहीं भी मिल रही है, मेरी बात माने लोग, आप ठीक हो जाएंगे अगर आपकी डिजीज गंभीर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न डॉक्टर मिश्रा आपने यहाँ पर बताया है कि रेमडेसिविर इतनी जरूरी नहीं और जो हो हल्ला मचा हुआ है उसे खत्म होने की जरूरत है, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग की ऐसी खबरें सामने आ रही है जिसे देखकर कई सारे सवाल इस वक्त सिस्टम पर भी खड़ा होते हैं। प्रियंका जी, देखिए ये वो वक्त है जब हम सबको साथ में चलना चाहिए और जैसा कि आपने सुना, आई एम श्योर डॉक्टर मिश्रा की बात पर आपको भरोसा होगा कि देश में जो इस वक्त डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो सब ओवरफिल्ड है। जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा ही वहां पर इक्विपमेंट्स इस वक्त दिए गए हैं। तो डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, अस्पताल अपना काम कर रहा है, सरकारें अपना काम कर रही है, लेकिन ये वो वक्त है जब हमें और आपको, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और हमें और आपको बचने की जरूरत है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि इस समय जिस तरह से अभी डॉक्टर ने क्लियर किया, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी डॉक्टर खुले आम उसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं और हर एक पेशेंट को प्रमोट कर रहे हैं। तो उसके लिए सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए ताकि उसको इस तरह से प्रमोट ना किया जाए। वो इतना महंगा मिल रहा है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए और ये काम सरकार का है। इसलिए सरकार को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। जो काला बाजारी हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आम जनमानस आज कोरोना से नहीं, सिर्फ कोरोना से नहीं, बल्कि जो काला बाजारी हो रही है, जो महंगाई हो रही है, जो लोग फायदा उठा रहे हैं, जो आपदा को अवसर की तरह ले रहे हैं, उनसे लड़ाई करना भी आम आदमी की मजबूरी हो गई है। जो इंफॉर्मेशन आज आपकी डिबेट में दी गई है वो काफी महत्वपूर्ण है और मैं समझती हूँ कि इससे जनता को काफी लाभ होगा और इस तरह की चीजें सरकार को पूरी तरह से रोकनी चाहिए ताकि आम जनता परेशान ना हो, पैनिक ना हो। क्योंकि अगर आपको हॉस्पिटल में जाना है या आपको कोई अच्छा इंस्ट्रक्शन मिल जाता है डॉक्टर की तरफ से, तो सिचुएशन इतनी पैनिक नहीं होती जितनी आज बन गई है। क्योंकि हर तरफ लोगों को यही लग रहा है कि उनको ना ही कोई सपोर्ट मिल रहा है मेडिकल, ना ही कोई मेडिकल बेड मिल रहे हैं, फैसिलिटीज मिल रही हैं और ना ही कोई इंजेक्शन मिल रहा है। जो डॉक्टर खुलेआम लिख रहे हैं कि नहीं आपको ये इंजेक्शन लाना ही लाना है, उसके बाद भी वो इंजेक्शन नहीं मिलता है, तो आदमी की सिचुएशन बहुत पैनिक हो जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर मार्केट में नहीं है, उस खुले आम काला बाजारी हो रही है जिसका काम
सरकार का काम है कि उसको पूरी तरह से अनीता जी रोके, जल्दी से कंट्रोल जवाब करे। दे दीजिए, समय कम बचा है हमारे पास। आपका मैं इस पर जवाब जानना चाहती हूँ कि कालाबाजारी जो हो रही है उस पर, क्योंकि हमने तो देखा है कि यूपी सरकार सख्त और एक्शंस लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उसके बावजूद भी कई ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन ये जो एक इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकल कर आया है कि रेमडेसिविर को लेकर जो हो हल्ला मचा हुआ है वो इतनी यूजफुल नहीं है जितनी यूजफुल और जितनी प्रायोरिटी उसको दी जा रही है, उसको सरकार की तरफ से अवेयर करने की जरूरत है इस वक्त सिस्टम में। बिल्कुल सही कह रही है कंचन। सबसे बड़ी बात है कि अब जो काला बाजारी कर रहा है उसमें सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं और डीएम ने अपने हाथ में ऑक्सीजन का पूरा वो ले लिया है। और अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को गंभीरता से लिया गया है और उसमें 13 ऑक्सीजन प्लांट भी लग रहे हैं और केंद्र सरकार से 750 मैट्रिक आवंटन किया है और सब जगह मैन्युफैक्चरिंग की भी व्यवस्था की है। जो आज 75 जिलों के में 81 इकाइयां जगह मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर दी गई, इसलिए ऑक्सीजन की भी कमी धीरे पूरी हो जाएगी। और जहां तक सरकार है, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन मेरा ये विपक्ष से सब पे हाथ जोड़ के कहना है कि इस समय आपको सबको सहयोग करना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, एक आखिरी मानवता के सवाल मैं नाते- डॉक्टर मिश्रा से लेना चाहूंगी। डॉक्टर मिश्रा, खबरें ये भी आ रही है कि दूसरी लहर तक हमें सीमित नहीं होना चाहिए। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो जैसे 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू देखने को मिला था, वैसे ही उसी तर्ज पर तीसरी वेव भी हमें देखने को मिलेगी कोविड की। नहीं, हम उम्मीद करते हैं वो ना मिले, क्योंकि अभी टीका आ गया है, वैक्सीन आ गई है और आगे जो वैक्सीन और म्यूटेंट वायरसेस के अगेंस्ट काम करने वाली वैक्सीन भी बन जाएंगी। वैक्सीन में बराबर परिवर्तन होते रहेंगे। जैसे फ्लू वैक्सीन प्रतिवर्ष लगती है, हम लोग तो नहीं लगवाते भारत में इतना, मैंने तो नहीं लगवाई है आज तक, फ्लू की नहीं सोचता था कभी, लेकिन कोविड तो लगवानी पड़ेगी क्योंकि इतना इन्फेक्शियस है ये वायरस और चूंकि ये लंग को अफेक्ट करता है तो ये वैक्सीन तो सबको रिपीट करनी ही पड़ेगी, बूस्टर लगवाना ही पड़ेगा। अब ये समय बताएगा कि वो साल में एक बार लगेगी, 8 महीने पर रिपीट होगी, 6 महीने पर होगी। अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं है किसी के पास, क्योंकि वैक्सीन को आए हुए अभी 6 महीने नहीं हुए हैं। 16 दिसंबर से शुरू हुई थी यूएसए और यूके में और भारत में लगनी शुरू हुई थी ये 16 जनवरी से। तो अभी हमारा इसमें पूरा जो एक डेटा आना है 6 महीने वाला और साल वाला, वो अभी आगे आने वाले समय में आएगा। लेकिन हाँ, थर्ड वेव से टीकाकरण अभियान अगर तेज हो जाएगा तो थर्ड वेव से हमें बचा सकते हैं। अभी भी हमारे पास समय है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इंसाइटफुल बातें बताने के लिए। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है, 3 लाख तक हम पहुंचने वाले हैं और ये देखकर हम बार बार न्यूज़ वन इंडिया आपसे एक बार फिर से अपील कर रहा है कि 2 गज की दूरी बनाए रखिए, मास्क लगा कर निकलिए। डॉक्टर्स भी यहां तक ये कह रहे हैं कि 2 मास्क आप इस्तेमाल कीजिए और जरूरत पड़ने पर ही अपने घर से बाहर निकलिए। अपना ख्याल रखिए। आज कंचन का अभियान में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी अहम मुद्दे के साथ। देखते रहिए।